Psychology, Class 12, Chapter 2, Self and Personality, Part 4. Today we will talk about personality assessment. What is personality assessment? इसमें हम अपनी personality को assess करते हैं based on different theories of personality. हर एक psychologist ने अपनी theory पे based एक assessment technique दी है. लेकिन कुछ psychologists eclectic approach use करते हैं, which means जो best एक सिचुएशन में फिट होती है अकॉर्डिंग टू दैट वो असेसमेंट करते हैं. मे बी रॉशाक ले लें या वो सिचुएशनल टेस्ट ले लें जो कि उनको लगता है कि ये दिस विल बी द बेस्ट टू हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट. देन दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड विच दे आर यूज्ड बाय. पर्सनालिटी असेसमेंट are usually used understanding the behavior of a particular individual. It helps counselor to come to a conclusion by a possible future course of action. These are some of the techniques used to assess personality. Psychometric test, then is self-report measure, projective techniques, behavioral analysis. First is self-report measure. Self-report measure का है मतलब है इसमें जो client है या individual है वो खुद अपनी चीज़ों के बारे में report करेगा. That's why इसका नाम self-report measure है. इसमें 3 है Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Eysenck Personality Questionnaire, 16 PF. Then first we will talk about Minnesota Multiphasic Personality. जिसका recent version है वो MMPI-2 है, RF Restructured Form. In this abnormal behavior के बारे में हम पढ़ते हैं और thinking pattern पढ़ते हैं एक person की या जो psychopathology है उसके बारे में. इसमें 10 सब scales होते हैं और इसकी statements ऐसे हो सकती हैं I am often tensed. This is the most widely used multi-trait personality and it can be given to individual or group and there is no time limit in this. Then is Eysenck Personality Questionnaire. Eysenck ने 3 फॉर्म में 3 इसकी रिविजन्स हैं. फर्स्ट है MPI, then is EPI, then is EPQR. What is the difference? First was Model's Personality Inventory, a very simple one. फिर आइजेंक ने EPI दी थी. EPI में आइजेंक ने N मेजर किया था एंड E मेजर किया था इसमें और लाई स्केल भी इंक्लूडेड था. लाई स्केल का मतलब होता है अगर इंसान झूठ बोल रहा है, अगर सोशली डिजायरेबल के कारण वो झूठ बोल रहा है तो इसमें पकड़ा जा सकता है. देन इज EPQR. इसमें क्या पर्सनालिटी फैक्टर ऐड हुआ था? P. सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर में पूछे जाते हैं. डू यू लाइक गोइंग आउट? एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन का क्वेश्चन है. न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी का डू यू ब्लश ऑफन देन मोस्ट पीपल. साइकोटिसिज्म डू यू लाइक व्हेन अदर पीपल आर अफ्रेड ऑफ यू. देन इज 16 PF. दिस इज गिवन बाय किटेल. इसने फैक्टर एनालिसिस मेथड यूज किया था. हमने पहले भी पढ़ा फैक्टर एनालिसिस का मेथड मतलब क्या होता है कि हर एक फैक्टर को एनालाइज करना, क्लब अप कर देना रोटेशन मेथड से. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिक्शनरी ली और डिक्शनरी में मैंने बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स ले लिए एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए और अब मैं उनको क्लब अप कर रही हूँ ताकि मेरा एक फैक्टर निकल जाए. उनको रोटेट कर रही हूँ. एग्जाम्पल अगर कोई भी सोशली आउटवर्ड है, गोइंग है, आउटस्पोकन है तो मैं उसको एक्सट्रोवर्ट बोल दूंगी तो मेरे फैक्टर्स कम हो गए. सो आइजेक ने भी सेम किया तो और इसके 16 PF निकल गए. इसमें हम टेस्ट देते हैं इंडिविजुअल को और उसके बाद ये चार्ट बनकर आता है जो हमको हेल्प करता है करियर गाइडेंस में, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन में एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में. अब इसके फ्लॉज क्या हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर के? फर्स्ट इज सोशल डिजायरेबिलिटी. सोशल डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि अगर फॉर किसी को अगर मुझे इम्प्रेस करना है या जो भी थेरेपिस्ट है अगर वो टेस्ट ले रहा है तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं सामने वाला इंडिविजुअल मुझे समझना चाहिए और उसका एक पॉजिटिव इमेज होना चाहिए मेरे दिमाग में. तो हम आंसर कैसे देते हैं? सोशली डिजायरेबल. कभी कभी हमको लगता नहीं है कि नहीं आंसर हम एकदम सोशल डिजायरेबल दे देते हैं क्योंकि हमको लगता है क्यों हम गलत इंप्रेशन डालें. सेकेंड इज एक्विसेंस. एक्विसेंस का मतलब होता है हम हर चीज़ को यस 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 हम एग्री करने लग जाते हैं हर एक स्टेटमेंट के साथ जब हम डाउट में होते हैं. सो दीज आर द 2 फ्लॉज विथ सेल्फ रिपोर्ट मेजर. देन इज प्रोजेक्टिव टेक्निक. प्रोजेक्टिव टेक्निक बेसिकली क्या होती है? इन दिस जैसे हम क्लाउड्स देखते हैं शेप्स में, जब हम बैठकर देखते हैं तो क्लाउड्स में हमको शेप्स दिखाई देती हैं
प्रोजेक्टिव टेक्निक भी ऐसे ही करता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में हम बेसिकली हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने अनकॉन्शियसनेस को, और ताकि जो थेरेपिस्ट है वो इसको कंक्लूड कर सके। देन फर्स्ट इज रॉर्शक इंक ब्लॉक टेस्ट। रॉर्शक इंक ब्लॉक टेस्ट, इसमें 10 टेस्ट होते हैं। 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 2 रेड होते हैं और 3 पेस्टल कलर में होते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हम पर्सनालिटी को डायग्नोस करते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स अगर किसी को है प्रिडिक्ट करते हैं हम इसका बिहेवियर। ये हम बचपन में भी अगर हम क्या करते थे, हम एक नोटबुक लेते थे, एक साइड पे कलर डाल देते थे और दूसरी साइड पर एकदम कलर आ जाता था। सो दिस इज व्हाट इज रॉर्शक। इसके बाद इसको डायग्नोस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑस्ट्रिचेस ढूंढे हैं इसमें, तो इसका मतलब ये सिंबलाइज करते हैं कन्फ्लिक्ट को। अगर हमको लगता है कि इसमें पिग्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रीडी टेंडेंसीज बेसिकली अनकॉन्शियस। देन इज द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। दिस वाज गिवन बाय मरे। थीमेटिक का मतलब होता है थीमा। थीमा का मतलब होता है नीड इनटू प्रेस, जो हमारी लाइफ की नीड है और जो हमारी लाइफ की प्रेस है, जो हमारी लाइफ को गाइड कर रही है, दैट इज थीमेटिक। देन व्हाट इज अ परसेप्शन? It refers to the process of projecting fantasy, imaginary onto an objective stimuli. तब हम क्या करते हैं, इसमें कार्ड्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट एंड देयर इज अ ब्लैंक कार्ड ऑल्सो, और हम अपने प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ें जो हमको इसमें दिख रही हैं और हम एक स्टोरी बनाते हैं। फिर जो थेरेपिस्ट होता है इसको डिकोड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टोरी किसी ने बनाई है, किसी इंडिविजुअल ने, तो उसकी स्टोरी कहाँ रिवॉल्व हो अराउंड हो रही है, हीरो ऑफ द स्टोरी क्या है, अनकॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है। दिस इज बेसिकली TAT। ये डिस्क्रिप्टिव लेवल पे चेक करता है, इंटरप्रेटिव लेवल पर एंड डायग्नोस्टिक लेवल। देन इज रोजन पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इन दिस एज यू कैन सी दिस इज अ फाइन टाइम टू हैव लॉस्ट द कीज। इसमें हम क्या देखते हैं, अगर हम देखते हैं किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। 3 चीज़ें इसमें एग्जामाइन होती हैं। किस पे गुस्सा है, फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कीज के ऊपर, या फ्रस्ट्रेटेड पर्सन पे जिसने घुमाई है, या कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन पे। ठीक है, अगर कीज नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइड पे चल रहे हो और आप पे कार कोई कीचड़ फेंक के चले गई है, तो हाउ यू फील इज रोजन पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। देन इज सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में हाफ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसको बोला जाता है कि कंप्लीट करो। इनफैक्ट बचपन में जब एसेज मिलते थे, आई विश आई कुड फ्लाई, राइट, तो हम उस पर लिखते थे लाइन्स। इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे आई फील वॉट। सो दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देयर इज वन मोर I wanted to add, this is word association test. As you can see, 2 person talking, they say I am going to say a word and you say the first word that comes into your mind. He said tree, then the other person also said tree. Word association means if I am saying one word, what is the other word which is coming to your mind, which reflects your unconsciousness. Then is draw a person test. In this is only used by kids and on kids, and we ask them to draw a person. For example, we can ask a person them to draw family also. अगर वो फैमिली ड्रॉ करते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा सिबलिंग राइवलरी के केसेस होते हैं, मे बी जो उनका छोटा ब्रदर है उसको दूर बना देंगे फैमिली से। और ड्रॉ पर्सन में हम उनको नंबर्स देते हैं। अगर उसने हेड बनाया है, लेग्स बनाए, आर्म्स बनाए, उसने कौन कौन से फीचर्स ह्यूमन बीइंग के कवर करें। लेकिन हम ड्रॉ मैन टेस्ट ही क्यों गुड इनफ का? वाई अ मैन? बिकॉज वी आर वेरी फेमिलियर विद इट, it is very constant, simple, and yet a little bit complicated, and it is universal moreover. Then is behavioral analysis. जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं वो बिहेवियर एनालिसिस यूज करते हैं। बिहेवियर 2 टाइप के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर होता है आउटवर्डली, जो हम देख सकते हैं। कोवर्ट होता है इनवर्ट, जो हम नहीं देख सकते, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, बट हम उसको डिकोड कर सकते हैं जब पर्सन कुछ बिहेव करता है। इसमें फर्स्ट है इंटरव्यू, देन इज ऑब्जर्वेशन, देन इज बिहेवियरल रेटिंग, देन इज नॉमिनेशन, देन इज सिचुएशनल टेस्ट। फर्स्ट कमिंग टू इंटरव्यू, this can be one on one, this can be one with the other persons. इसमें क्या होता है, 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड होता है एक के बाद एक क्वेश्चन मैंने रेडी किया है कि मैं क्या पूछूंगी,
बट अनस्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चंस रेडी नहीं होते, जो पर्सन आंसर देता है मैं उसी के बेसिस पे उससे और क्वेश्चंस पूछती हूँ। ये फोकस भी हो सकता है, डेप्थ भी हो सकता है। आजकल मेल इंटरव्यूज़ भी होते हैं जिसमें हम मेल ईमेल कर इंडिविजुअल से पूछते हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज़ भी होते हैं। देन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पे बैंड्रा ने रिसर्च करी है। ऑब्जर्वेशन वो में बैंड्रा ने बताया है कि पहले अटेंशन होता है, फिर रिटेंशन होता है, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस होती है और फिर मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं किसी का खाना खजाना कोई चैनल देख रही हूँ और मैं कुछ रेसिपी सीख रही हूँ उसमें केक बनाने की, पहले मैं अटेंशन दूंगी उस चीज़ को, फिर मैं अपनी मेमोरी में रिटेन करूंगी, अच्छा मुझे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, फिर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस करूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी। देन इज मोटिवेशनल, जो मेरा फाइनल आउटकम होगा। अब हम इसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, कंट्रोल्ड, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है? नेचुरलिस्टिक मतलब कि मैं नेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे ट्रेन में जहाँ पे लोग रेलवे स्टेशन पे जाकर मुझे देखना है बिहेवियर, तो मैं चुप करके न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और मैं बिहेवियर देख रही हूँ। कंट्रोल्ड क्या है? मैं उनको लैब में बुला रही हूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट है। देन इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जब मेरा जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये। अनस्ट्रक्चर्ड, इट इज़ वेरी वेग, इवन आई डोंट नो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग बट आई एम राइटिंग इट डाउन। देन इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है अगर मुझे स्कूल लेवल पर बच्चों का बिहेवियर चेक करना है, मे बी वहाँ पर जाकर मैं स्कूल स्टूडेंट बनकर, स्कूल ड्रेसअप बनकर उनके बीच में बैठूं और उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करूं। इट इज़ वेरी डिसगाइज, उनको भी नहीं पता चलेगा कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। नॉन पार्टिसिपेंट, मैं दूर से देखूँ। आई विल एक्सप्लेन नॉन पार्टिसिपेंट मोर। देन इज फील्ड ऑब्जर्वेशन, मैं फील्ड में जाकर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फार्मर्स से जाकर पूछना है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है इरिगेशन रिलेटेड, दैट इज फील्ड ऑब्जर्वेशन, जब मैं फील्ड में जाकर अपना काम कर रही हूँ। दिस इज वन वे मिरर ऑब्जर्वेशन। अगर किसी ने ये मिस्टर बीन का प्रोग्राम देखा है तो इसमें क्या होता है, वो पुलिस स्टेशन पर उसको बुलाया जाता है और दिस इज वन वे मिरर, पुलिस वाले इसको देख सकते हैं बट मिस्टर बीन उसको उनको नहीं देख सकते। So this is also one method of observation. This is non-participant. I can see the other person, but the other person can't see me. Then is behavioral rating. Behavioral rating, it is a numerical rating assigned either by assessor or the client. There are specific behavior for this. और ये कहाँ पर यूज होता है जनरली? ADHD में। Then is nomination. इसमें मैंने सोशोग्राम का एग्जाम्पल दिया है। ये बेस्ट मेथड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको क्लास में सोशोग्राम यूज़ करना है तो हम बच्चों को पूछेंगे कि आपको पढ़ाई किसके साथ करनी है, ठीक है, आप बाहर किसके साथ खेलने जा सकते हो। तो इससे हमको क्या पता चलता है? बेसिकली नॉमिनेशन से हमको पता चलेगा स्टार ऑफ द क्लास कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे डी नज़र आ सकता है क्योंकि सारे डी को अप्रोच कर रहे हैं। और हमको ये भी पता चल सकता है इससे कि कौन सा बच्चा आइसोलेट रहता है जर्नली। यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं आई, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। देन इज सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में हम एक पर्सन को सिचुएशन दे देते हैं एंड वी सी कि वो कितना ऑनेस्ट है। एग्जाम्पल, मैंने एक 500 का नोट रख दिया कहीं पर एंड आई एम ऑब्जर्विंग दैट पर्सन, देन आई विल सी कि हाउ दैट पर्सन इज ऑनेस्ट अबाउट इट। हम सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम एक पर्सन को स्ट्रेस दे दें। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें बहुत ज़्यादा, इमेजिन करो बहुत ज़्यादा तुम्हें होमवर्क मिल चुका है, नाउ व्हाट विल यू डू? This help the person to cope in reality with the life. Then there are some flaws with behavioral analysis. First is halo effect. Halo effect का मतलब क्या होता है? हम सब बोलते हैं कि your first impression is your last impression. इसका मतलब क्या है कि जो आपका first impression है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है एक पर्सन के ऊपर। इसमें क्या होता है? There is a halo tagging to a person. वो सोचता है दैट फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट्स एंड पीपल हु मेक अ गुड इम्प्रेशन बिकॉज ऑफ क्लोथिंग, पर्सनल अपीयरेंस और सम अदर रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल हैव अ हेलो हैंगिंग ओवर देयर। दे कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ही बोलते हैं यू नो दिस टीचर इज़ वेरी नाइस, जो हमको एक सब्जेक्ट पढ़ाने आ रही है, तो हमारे दिमाग में वो इमेज बैठ जाती है और हम उसको वैसे ही अप्रोच करते हैं।
देन इज मिडल कैटेगरी बायस और एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब हम बीच में टिक करते रहेंगे, येस नो और अदर का ऑप्शन होगा, हम नो ही टिक करते रहेंगे या अदर ही टिक करते रहेंगे, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करते रहेंगे या मिडल का, ताकि हम सेफ रहें। So this is a quick recap of what we have done. Self-report measured, MMPI, Hathway, Eysenck personality questionnaire by Eysenck, 16 PF by Cattell, Rorschach by Rorschach, thematic by Murray, Rosenwing by Rosenwing, sentence completion, draw person test, then is interview, observation, behavioral rating, nomination, and situational test. So this says my wife told me what type I was last week and it wasn't any of these. That means basically his wife told that you were not any of these when I took the assessment test. But that's why eclectic approach is used. अगर एक person पे एक approach नहीं suit कर रही है तब हम उसमें eclectic approach use करते हैं. Thank you.